अस्सलाम वालेकुम। कैप 7 कंपनी लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 61 है। इसके अंदर हम चैप्टर लास्ट हमारा जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वाइंडिंग अप का। और हमने अभी तक थोड़ा बेसिक आइडिया लिया है कि 3 तरह की वाइंडिंग अप हो सकती है। एक आपकी है बाय कोर्ट, जो आप अदालत में जाके एप्लीकेशन देते हैं। वो 7 लोग हमने पढ़े हैं जो एप्लीकेशन दे सकते हैं, और उनकी कंडीशंस क्या क्या हैं, उनके खुद के स्टेटस क्या हैं जब वो एप्लीकेशन देंगे, वो हमने देखे हैं। तो ये यदि अदालत के थ्रू होती है, फिर कोर्ट सारा कुछ करती है आगे प्रोसीजर, जो कि अभी हम आगे प्रोसीजर देखेंगे भी कल से। आज तो खैर प्रैक्टिस करनी है जो हमने पढ़ा है उसकी। तो दूसरा तरीकाकार है जी वॉलंटरली आप वाइंड अप कर लें। उसका क्या है कि जो जनरल मीटिंग है उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाती है कि हमने कंपनी को बंद करना है। ठीक है, वो रेजोल्यूशन पास की जाएगी और उसके बाद जो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वाइंडिंग अप का। वो सारा कुछ मेंबर्स ही खुद देख रहे होते हैं उसको, तो वॉलंटरली हो जाती है। एक तरीकाकार है आपका वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन बाय कोर्ट, कि जी अदालत खुद तो नहीं कर रही सारा कुछ, लेकिन अदालत सुपरवाइज कर रही है। तो उसका भी एक तरीका है। उसमें कौन अप्लाई कर सकता है? सुपरविजन के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, पहले वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है, फिर कोई बंदा उठकर उन्हीं 7 लोगों में से सुपरविजन का भी कह सकता है कि हमें लग रहा है कि सही तरह प्रोसेस नहीं हो रहा वॉलंटरी वाइंडिंग अप में, तो अदालत भी थोड़ा सा इसमें अपनी मुदाखलत कर ले। तो ये तरीकाकार है। फिर हमने कहा कि आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप से सुपरविजन की तरफ चले जाते हैं, सुपरविजन से आप बाय कोर्ट की तरफ भी चले जा सकते हैं। तो उसके भी हमने तरीका पढ़ लिया कि आपने अप्लाई करना, और यही 7 लोगों में से कोई बंदा कर सकता है। ठीक है जी, हमने कुछ चीज़ों की बात की है। अब इसी में से मैंने आपको बताया था कि इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको किसी भी सूरत इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसमें से 12-15 मार्क्स के, कई बार 20 मार्क्स के भी इजीली आ जाते हैं क्वेश्चन। तो प्लीज़ ज़रा आप लोगों ने इसको सीरियस लेना है लाजमी। तो वैसे एंड होने वाला है हमारा सिलेबस, तो अभी सीरियस लेंगे तो कब लेंगे, इसलिए पहले इसको देखना है आपने। आ रहे ज़रा इसके कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सिलेबस इंशाल्लाह हमारा ये इसी वीकेंड पे इंशाल्लाह फ्राइडे तक ही एंड हो जाएगा। सैटरडे को हम लोगों ने एक फिजिकल क्लास रखी हुई है ऑफिस में ही, जहां पर हम सीखेंगे एक्चुअल में कंपनी कैसे रजिस्टर की जाती है और क्या तरीकाकार उसका, वो इंशाल्लाह करेंगे। एनटीएन बनाना सीखेंगे, और इंशाल्लाह पार्टनरशिप जो है वो भी रजिस्टर करना हम सीखेंगे। ठीक है, कि पार्टनरशिप किस इदारे के साथ किस तरह से रजिस्टर की जाती है उसको भी देखेंगे। ठीक है, और भी आप लोगों के जो क्वेश्चन हुए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हुए, बुक से रिलेटेड भी हुए, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हुए, आप लोग ऑब्वियसली वो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये आगे जरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे पहला जी ANF लिमिटेड का क्वेश्चन है। For the last 3 months, ANF Limited has been experiencing liquidity crisis. लिक्विडिटी का मतलब हमें पता है कैश का मौजूद होना, अवेलेबिलिटी होना कैश का, आसान अल्फाज में लिक्विडिटी इसको कहते हैं। तो लिक्विडिटी क्राइसिस से मुराद है कि भाई कैश नहीं है उनके पास, पैसा नहीं है उनके पास। ठीक है, तो पाकिस्तान के हालात है। ओके जी, वो कहते हैं ये क्राइसिस है उनके, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है कोई उसको, and is unable to meet its financial obligation within the due date, और वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो उसकी लायबिलिटी है वो पे नहीं कर पा रही। In the light of the Companies Act 2017, narrate the circumstances under which ANFL would be deemed to be unable to pay such debt. कितना इजी सवाल उसने पूछ लिया, क्योंकि वो सिचुएशंस लिखे हैं, वो सर्कमस्टांसेस लिखे हैं जिसमें समझा जाएगा कि अब ये पैसे नहीं दे सकती। तो भाईजान 3 सर्कमस्टांसेस थे अगर आपको याद हो। पहला क्या था कि अगर किसी क्रेडिटर ने ड्यू डेट के बाद आपको नोटिस दिया हुआ है, प्रॉपर नोटिस दिया है एट योर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ठीक है, ड्यूली वो आप तक कन्वे किया गया जैसे कि नोटिस पहुंचने चाहिए, जो हमने एक चैप्टर में पढ़ा भी है कि नोटिस कंपनी तक किस तरह से आना चाहिए।
उसने मतलब बिल्कुल सही तरीके से नोटिस दिया है, लेकिन उस नोटिस को दिया 30 डेज गुजर चुके हैं, अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो भाई समझा जाएगा 1 लाख रुपए की वो अमाउंट थी, तो समझा जाएगा कि आप जो है अब डेट पे नहीं कर सकते। ठीक है। फिर इस तरह उसने कहा कि अगर किसी अदालत ने आपको ऑर्डर किया है, डिक्री जारी की है, जजमेंट दी है कि आपने किसी को पेमेंट करनी है किसी अमाउंट की, ठीक है, और आप वो पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो भाई फिर भी क्या समझा जाएगा कि यू आर अनएबल टू पे योर डेट्स। या थर्ड है कि अगर अदालत को लगता है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस देखकर उसको वो सेटिस्फाई हो गया कि नहीं भाई आप अपने पैसे कर्जे पे नहीं कर सकते, तो फिर भी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 सिचुएशंस आपने सिंपल लिख देनी। अच्छा, नेक्स्ट आ गया अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट स्टेट हु मे फाइल अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप इन द कोर्ट। भाई कौन कर सकता है? तो सर वो 7 लोग बस। कंपनी कर सकती है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, क्रेडिटर्स कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटरीज कर सकते हैं, रजिस्ट्रार कर सकता है, आपका कमीशन कर सकता है। ठीक है, इकट्ठे भी ये लोग कर सकते हैं, पर्सन ऑथराइज्ड कमीशन कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आगे कैरेट लिमिटेड वाज फाउंड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स का मतलब उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि भाई हमने 3 साल तक करना है काम। अब इस तरह की चीज हमने पढ़ी है एक ही जगह पे, वो कौन सी जगह थी? अगर आप वॉलंटरी वाइंड अप करना चाहते हैं उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर तो भाई आपका टाइम पीरियड आपने कोई डिफाइन किया हो आर्टिकल्स में, वो खत्म हो रहा हो, या कोई प्रोजेक्ट वेंचर डिफाइन किया हो कि हम सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए, इस वेंचर के लिए, इस अंडरटेकिंग के लिए बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, और वो खत्म हो गया हो, देन आपने सिंपल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी होती है, वो खत्म कर देना होता है। ठीक है। इसके अलावा केसेस में अगर वैसे आपको मूड है, फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। तो भाई ये क्या सिचुएशन है? उसने कहा 3 years के लिए बनी, द पीरियड ऑफ 3 years ड्यू टू कंप्लीट ऑन 31st December। However, the project which the company had undertaken is still in progress, वो भी चल रहा है। Advise the directors regarding the legal status of CL on completion of 3 years while work on the project is not yet complete। अच्छा जी, वो कहते हैं कि भाई कि अब 3 साल की उन्होंने लिमिट तो रखी थी कि 3 साल में कंपनी बंद कर देंगे, लेकिन उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो अभी अंडर प्रोग्रेस है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो बताएं इसके ऊपर कि क्या मतलब कि आप उनको गाइडेंस देंगे इस हवाले से, लीगल स्टेटस के हवाले से। तो भाई हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो आपके वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ इन्होंने जाना था, लेकिन वो तब जाना था जब ये रेजोल्यूशन पास कर लेते कि भाई हमारा टाइम पीरियड खत्म हो चुका है या होने वाला है, तो हम अब इसको करते हैं। अच्छा, अब अगर वो रेजोल्यूशन पास कर भी लेते हैं, स्टिल वो अपना जो प्रोजेक्ट है उसको अभी कंटिन्यू रखें जब तक के प्रॉपरली कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती, वो इसको जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हो सकता है तरीका। दूसरा या ये हो सकता है कि रेजोल्यूशन ही पास कर लें, अभी वेट कर लें थोड़ा, सही है, पहले वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, वेट कर लें, वेट के बाद फिर आप बाद में वो रेजोल्यूशन पास करके उसको खत्म कर लें। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। अब जैसे इन्होंने क्या कहा, कहता है कि दो CL was formed for a period of 3 years for winding up would not commence unless a resolution this regard। ये बिल्कुल सही है। Therefore it would be necessary for the directors to have a resolution passed in general meeting। Okay, in view of the above provision of law, CL may continue its activity even after the commencement of winding up so far as it is necessary for completing the project। ठीक है, however it would not be advisable to commence winding up before the completion of the project as it may not possible for the company to sell its assets and pay off liability। बिल्कुल, इसलिए हम उनको ये मशवरा देते हैं भाई आप अपने आर्टिकल्स को अमेंड कर लें। ठीक है, और वो जो फिक्स टाइम पीरियड आपने 3 साल का रखा है उसको आगे बढ़ा लें यार, इसमें क्या मसला है, तो साल रोल आगे कर लें। नेक्स्ट इज ट्रेड सिचुएशन अंडर व्हिच अ कंपनी मे बी बाउंड अप वॉलंटरली। तो 2 स्टेशन अभी हमने जो बात की वो अपने लिखते हैं। Peer Limited is a public unlisted company having paid up share capital of 9 million rupees। Okay, Peer's management has not yet been able to prepare its financial statements for the year ended 30th June 2020 and 2021
भाई 2020 और 2021 की अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं बनी, ठीक है, ना ही मिलेगा बेटा को। You are a corporate consultant and have been approached by Zainab Slim and Aurangzeb Mirza on the following matters. पहला मैटर है जी, Zainab Slim is a member of PL and wants to file a petition in the court for its winding up. एक मेंबर भाई अदालत में जाके वाइंडिंग अप की पिटीशन करना चाह रहा है। एडवाइस जैनब सलीम रिगार्डिंग हर एलिजिबिलिटी, क्या वो एलिजिबल है टू मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप द अफेयर्स। चाहिए कि क्या वो एप्लीकेशन दे भी सकती है या नहीं, अगर देनी है तो उसका क्या तरीकाकार है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दूसरा, औरंगजेब हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कमीशन to present the winding up petition of PL to the court. Advise Aurangzeb Mirza regarding the conditions which must be fulfilled, entitling him to present an application to the court for winding up affairs of the business of the company. ठीक है, तो भाई ये वही है कि जो हमने पढ़ा था, जो कंडीशंस होती हैं बंदों की, कि ये बंदे एप्लीकेशन तो दे सकते हैं लेकिन क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, क्या क्या क्राइटेरिया इनको मीट करना पड़ेगा बिफोर सबमिटिंग दी पिटीशन बिफोर द कोर्ट। तो वो अभी हमने बेसिकली डिस्कस करना है। देखें जैनब सलीम साहिबा कौन है। जैनब सलीम है जी आपकी मेंबर हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूटरी है वो, ठीक है, क्योंकि उसमें मेंबर का स्पेसिफिक हमने उन पॉइंट्स में नहीं पढ़ा, लेकिन कंट्रीब्यूटरी भी क्योंकि मेंबर ही होता है, आपको पता है इसका, तो उसके वाले से अब हम बात करेंगे। तो उसकी हमने भाई दो सिचुएशन उसकी पढ़ी थी ना। एक तो उसका पर्सनल अपना स्टेटस हमने क्या पढ़ा था कि मतलब कंट्रीब्यूटरी जो है उसके पास जिन शेयर्स के हवाले से वो कंट्रीब्यूटरी है वो ओरिजिनली अलॉट हुए हों उसको, या उसने किसी से खरीदे हों, ठीक है, कब खरीदे हों। वो कह रहा है कि कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप से पिछले 18 महीनों के अंदर खरीदे भी हों और कम से कम 180 दिन उस पीरियड के दौरान उसके पास रहे भी हों, या डेवोल्यूशन के थ्रू उसके पास आए किसी की डेथ की सूरत में। एक तो ये है कि उसके पास शेयर्स किस तरह से हैं, और सेकंड क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई कर सकती है जब नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम नंबर से रिड्यूस हो जाए, याद है ना। इसके अलावा ये अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो अगर तो ये सिचुएशन है कि नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस हुए हैं तो फिर तो कर सकती है, अदरवाइज नहीं भाई ये कर सकती, ठीक है। अब पता नहीं इधर हुई है कि नहीं, लेकिन उन्होंने क्योंकि सिर्फ एलिजिबिलिटी पूछी है तो आप बता रहे हैं। और औरंगजेब साहब का भाई बताएं, औरंगजेब साहब का क्या सीन है। तो इनका हमने पढ़ा हुआ है कि कमीशन कब जा सकता है या कमीशन का ऑथराइज पर्सन कब जा सकता है, हमने इकट्ठे पढ़ा था ना, ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा था कि अगर तो कमीशन ने पहले इन्वेस्टिगेशन की है आफ्टर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंपनी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द कमीशन हैज कंक्लूडेड दैट कोई ना कोई चीज मतलब इनमें से हुई है। कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी की जा रही है, ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस किया जा रहा है जो कमीशन की तरफ, जो मेमोरेंडम की तरफ से ऑथराइज नहीं है, ठीक है, या आप कह रहे हैं कि मेंबर्स जो हैं या उन जो प्रोमोटर्स थे फॉर्मेशन वाले पर्संस उनके लिए ऑपरेसिव है कंपनी, या कंपनी की मैनेजमेंट फ्रॉड मैलफिजेंस के अंदर वो इन्वॉल्व है किसी तरह की, ठीक है, ये हमने पढ़ा। लेकिन हमने साथ ही कहा कि अगर रीजन जो है कंपनी को खत्म करने की वो लाइसेंस एक्टिविटी है, कि उसकी लाइसेंस एक्टिविटी थी और लाइसेंस क्योंकि रिवोक हो चुका है तो इसलिए बिजनेस नहीं चल सकता, फिर वो कहते हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने की नीड नहीं है। सही है भाई। तो ये देखें सिंपल सी वही बातें हैं, अगर हमें याद होंगी तो हम इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट स्टेट एनी 8 सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच कंपनी मे बी वाउंड अप। ये मैंने आपको कहा था लिख कर आप करेंगे तो आपको याद होगा, वरना नहीं होगा। मुझे नहीं याद, मैंने नहीं लिखा होगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, अब इसमें क्या समझने वाली बात है कि वो जो सर्कमस्टांसेस हैं 12-13 उन्होंने लिखे होंगे, उसमें से आपने 8 लिखने। नेक्स्ट,
Ali Sabra, Ubaid and Amir were the subscribers of Nance Limited, which was incorporated on 1st January 2020 to carry on the business of trading of leather jackets. In the first annual general meeting, they were elected as NL's directors. अच्छा, तीन सब्सक्राइबर्स हैं, तीनों डायरेक्टर बन गए फर्स्ट एजीएम में भी. ओके सर. On 1st March 2022, Ali and Sabra had a road accident. Both of them died on spot. दोनों बेचारे फोर्थ हो गए. अब देखें, नैंस लिमिटेड कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी? उसने बताया नहीं होगा, आपको खुद पता होना चाहिए. पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. अच्छा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है भाई. 3 लोग थे उसके, इसमें से 2 बेचारे वफात पा चुके हैं. After their death, Amir and Ubaid were the only members remained in the company. Okay. अच्छा, मतलब है कि असल में 4 थे लोग सब्सक्राइबर्स, वो 3 की बात पहले कर रहा है. तो 3 में से जो 3 के 3 डायरेक्टर्स भी बन गए थे फर्स्ट एजीएम में, जिनमें से 2 की डेथ हो गई. मतलब है कि डायरेक्टर भी कम हो गए. कितने रह गए हैं? 2 रह गए पीछे. सॉरी, डायरेक्टर तो 1 रह गया ना पीछे. 2 डायरेक्टर्स की डेथ हो गई. और उधर से अगर देखा जाए तो मेंबर्स कितने रह गए हैं? मेंबर अभी 2, बाकी तो ये आपको पता है कि कम हो चुके हैं ना. तो ये आप लोगों ने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वाली बात पहले भी एक जगह पे हमने पढ़ी थी, और हमने वहां पे कहा था कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाए मिनिमम लिमिट से, और वो 180 डेज के लिए इसी तरह चलता रहा सिस्टम, तो उन 180 डेज के दौरान कंपनी ने जो जो डेट्स लिए हैं उनके जिम्मेदार वो मेंबर्स होंगे जो उस वक्त मौजूद थे. ठीक है, यही बात थी. तो एक तो हम ये कहेंगे, और सेकंड हमने ऑब्वियसली क्योंकि डायरेक्टर्स कम हुए हैं तो कैजुअल वैकेंसी की बात भी होगी इसमें. ठीक है, कैजुअल वैकेंसी वाली बात भी इसमें आ जाएगी. देखिए, अब इसने जो क्वेश्चन बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव सा क्वेश्चन पूछा है. उसने डायरेक्टर्स वाली बातें पूछनी है, उसने मेंबर्स वाली पूछनी है, और अगर आप दूसरा बी पॉइंट देखो, उसने कहा स्टेट द consequences of NL and its member if Ubaid and Amir fail to fulfill their duty as discussed in A above. अगर ये मेंबर्स नहीं कर पाते पूरे, अगर ये डायरेक्टर्स नहीं कर पाते पूरे, क्या इनके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे? भाई हमें पता है कि मेंबर्स के ऊपर तो कॉन्सिक्वेंसेज वो आनी है कि 180 डेज के अंदर जो जो कर्जे होंगे उनके जिम्मेदार खुद होंगे. एनएल कंपनी के ऊपर क्या आनी है? अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से तादाद कम हो जाए तो भाई अदालत जो है खुद भी ऑर्डर कर सकती है. ठीक है, मतलब अदालत ऑर्डर कर सकती है ऑब्वियसली ऑन द पिटीशन ऑफ सम पर्सन. कोई बंदा जाके पिटीशन दे सकता है कि भाई इसको खत्म करें. अच्छा, इसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था, कंट्रीब्यूटरी पिटीशन दे सकता है. उसी वक्त हमने बात की थी कि बाकी लोग भी दे सकते हैं पिटीशन किसी भी हवाले से, लेकिन कंट्रीब्यूटरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हवाले से पिटीशन दे सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कम हुए. बात आई समझ? वो बाकी चीजों पे फ्रॉड का या आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट सही नहीं हो रही, इन चीजों का नहीं कर सकता. बाकी लोग कर सकते हैं. कंट्रीब्यूटरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का कर सकता है कि भाईजान मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस हुए हैं. बात आई समझ? हो जाएगा भाई. ये वैसे अच्छा क्वेश्चन है, ये लिख कर ले तो बेहतर है. ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 जो था, अली साबरा उबैद एंड आमिर. अच्छा, ऊपर तो 4 लोग बताए थे, मुझे लगा 3. ठीक है, किन्नू लिमिटेड पे आ रहे हैं जी. किन्नू है, काइनो है. क्वेश्चन क्या है? कहते स्टेट दैट इट शैल ऑपरेट ओनली फॉर 5 years. इट्स is silent with regard to its duration of operation. अच्छा, ये वही वाली बात आ गई आर्टिकल वॉलंटरी बाइंडिंग वाली. सही है, इसको मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है, ये भी ऐसे लिख कर लेना बेहतर है. इसमें कोई कंफ्यूजन होगी, थोड़ी बहुत होनी चाहिए. अगर हुई तो आप वो मेरे से पूछ लीजिएगा, या आप लोगों ने लिख कर करना है ये वाला सवाल भी, काइनो या किनो लिमिटेड वाला. ओके, चलें. थोड़ा सा आगे चल पड़े.
ठीक है, मेरे सामने क्वेश्चन तो हमने देख लिए, थोड़ा आगे स्टार्ट करते हैं। लिक्विडेटर के हवाले से बात कर लेते हैं, चलें जी आगे। अच्छा, लिक्विडेटर जो है आपका, हमने कल लास्ट लेक्चर के अंदर हल्की सी बात की थी कि लिक्विडेटर से मतलब वो बंदा जो कि आपके एसेट्स वगैरह को, कंपनी के एसेट्स को सेल करेगा और लायबिलिटीज पे करेगा, वो मतलब जो इसको मैनेज कर रहा है सारी चीजों को, ये लिक्विडेटर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप है तो ऑब्वियसली इसका लिक्विडेटर मेंबर्स की तरफ से आता है, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ करना होता है। अगर अंडर सुपरविजन बाय कोर्ट है, उसमें फिर देखना होता है कि क्या कोर्ट लिक्विडेटर अपॉइंट करती है या इन्हीं के लिक्विडेटर को सुपरवाइज कर लेती है। ठीक है। लेकिन अगर बाय कोर्ट हो, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट वाला, उसमें तो लिक्विडेटर भी उधर से ही आता है, कोर्ट की तरफ से, जिसको ऑफिशियल लिक्विडेटर भी बोला जाता है। ठीक है। तो इसके वाले से अब लिक्विडेटर साहब की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये कौन से लोग हो सकते हैं, हमको देखना है। वो कहते हैं पर्सन अपॉइंटेड टू कैरी आउट द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड लिक्विडेटर। इफ द वाइंडिंग अप इज थ्रू कोर्ट, तो ऐसी टर्म को ऑफिशियल लिक्विडेटर बोल दिया जाएगा। द ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर इंक्लूड टू गेट इन एंड रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। रियलाइज का मतलब क्या है, उसको सेल करके कैश में कन्वर्ट करना। टू पे इट्स डेट्स एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस इफ एनी अमंग द मेंबर्स। द ऑफिशियल लिक्विडेटर एक्ट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है। ऑफिशियल लिक्विडेटर का किसके लिए हमने वर्ड यूज करना है, अगर अदालत अपॉइंट करती है तो ऑफिशियल कह देना है, अगर वॉलंटरी आप कर रहे हैं तो फिर उसको सिंपल आपने लिक्विडेटर बोल देना। वो कहते हैं कि जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो अदालत की सुपरविजन में फुल टाइम काम करना होता है, उसका प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। आगे हम पढ़ेंगे भी कि इतने दिन बाद जाकर उसने रिपोर्ट करना होता है अदालत को कि यार ये इतने सिलसिले चल रहे हैं, ये एसेट बिक के इतने पैसे पे हो गए, इस तरह डिफरेंस लिक्विडेटर की रिपोर्ट होती है, वो हम देखेंगे। ठीक है। द कोर्ट में अपॉइंट अ प्रोविजनल मैनेजर ऑफ द कंपनी टिल द मेकिंग ऑफ अ बाइंडिंग अप ऑर्डर। द मेन फंक्शन ऑफ अ प्रोविजनल मैनेजर इज द प्रिजर्वेशन and control of the affairs and assets of the company pending the hearing of the binding of application। ये हमने उस दिन भी बात की थी कि आपकी जो है जिस डेट पे एप्लीकेशन जाती है, एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप, उस डेट से आपकी वाइंडिंग अप कमिटमेंट उसको कहते हैं स्टार्ट होगी है। ऑल्दो देखें यहाँ पे एप्लीकेशन आई है, यहाँ पे लेट से जाके आ रहा है ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप। ये तो उनके लिए बात है ना, कोर्ट के थ्रू हो रही है, सही है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप तो ज्यादा नहीं होता, तो वो तो जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगी उसी दिन से वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आप अदालत में जा रहे हैं तो भाई एक दिन आप एप्लीकेशन देंगे उनमें से बंदों में से जो भी देना चाह रहा है, और फिर कोर्ट कुछ दिन लगाएगी, उसको समझेगी, देखेगी क्या ये एप्लीकेशन वैलिड है, तो फिर वो वाइंडिंग अप स्टार्ट होगी। लेकिन जो कहा जाता है कि वाइंडिंग अप उसी डेट से स्टार्ट कंसीडर की जाएगी जिस डेट से आपने एप्लीकेशन प्रेजेंट की है, तो इसका मतलब कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप इधर से स्टार्ट हो जाएगी। अब वो क्या कह रहे हो, कहते हैं जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी अदालत क्या अपॉइंट कर देती है, एक प्रोविजनल मैनेजर। प्रोविजनल मैनेजर का आपको उस दिन भी बात हुई थी, टेम्पररी मैनेजर आप करें, आरजी अबूरी, कि जब तक असल वाला नहीं आ जाता भाई तब तक आप देख लें काम को, इसलिए इसको लिक्विडेटर नहीं बोला गया। लिक्विडेटर बोलते इसने एसेट बेचने स्टार्ट कर देने थे। ठीक है। एसेट बेच के लिक्विडेट करना स्टार्ट कर देना, कहते नहीं आप लिक्विडेटर नहीं है, आप प्रोविजनल मैनेजर है टिल द टाइम के असल वाला लिक्विडेटर आ जाए, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। इधर अदालत असल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देगी कि भाई आपने अब इनके एसेट्स भी बेचने हैं। इसका भी काम क्या है, इसका काम बस ये है यार ये जो इतना टाइम पीरियड है ना, इसके दौरान कंपनी के एसेट्स वगैरह का हिसाब पूरा सीधा पता कर ले। ठीक है। कंपनी के जो लाइबिलिटीज है उनको जरा समझ ले, कंपनी के अफेयर्स को अपने हाथ में अपने कंट्रोल में ले ले। बात आ रही समझ कि अब चीजें ऑफिशियली होने लग जाएं, ये ना हो कि इधर से एप्लीकेशन कोई एक बंदा देखे, दूसरा कोई बंदा एसेट सेल कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो सही है, नुकसान भी हो जाए बाकी लोगों का। इसलिए उन्होंने प्रोविजनल मैनेजर साहब जाकर थोड़ा सा चीजों को, मामला को देख ले जब तक कि असल लिक्विडेटर नहीं आया था। आगे बात समझ। ठीक है। अब आगे की बात, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। अपॉइंटमेंट टू बी मेड फ्रॉम पैनल ऑफ पर्संस। जिस तरह याद होगा आपको, पैनल हमने एक और जगह पढ़ा था, कहां पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के केस में पढ़ा था ना, तो इस तरह भाई इधर भी एक पैनल होगा। फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बाय द कोर्ट द कमीशन शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ पर्संस
कमीशन के पास होगा, मतलब एससीपी के पास एक पैनल ऑफ पर्सन होगा फ्रॉम होम द कोर्ट शैल अपॉइंट अ प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ कंपनी ऑर्डर टू बी वाइंड अप। अच्छा, वो ये लिखा गया प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर, प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि प्रोविजनल मैनेजर कब करना है। वो तब करना है अगर कोर्ट में, अदालत में आपने बाइंडिंग अप की एप्लीकेशन दी हुई है लेकिन अभी स्टार्ट प्रॉपर तरीके से ऑर्डर नहीं आया उसका, तो उस टाइम तक प्रोविजनल मैनेजर है, ऑर्डर आने के बाद लिक्विडेटर है। तो मेरा नहीं ख्याल दोबारा बताने की नीड है, जो लिखेगा ना उसका यही मतलब आपने समझना है, ठीक है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि भाई कमीशन की तरफ से एक वो पैनल होगा, उसमें से किसी को सिलेक्ट कर सकती है अदालत, चाहे ये प्रोविजनल मैनेजर करना हो या ये करना हो। द कमीशन में ऑफ इट्स ओन रिमूव द नेम ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम द पैनल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट वगैरह वगैरह, ये वो कहता है कमीशन फारिग भी किसी को कर सकता है। एक्सपीरियंस एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, अगर कोई बंदा इसमें जाना चाहता है इस पैनल में, जाहिर है कमाई भी होगी ना भाई, पैसे भी तो मिलेंगे, फी भी तो मिलेगी ना उसको। वो कहता है अगर कोई बंदा जाना चाहता है, द पैनल शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन हैविंग एटलीस्ट 10 years एक्सपीरियंस in the field of accounting, finance or law as may be specified by the commission, such other person having at least 10 years professional experience। कहता है कि या तो उस बंदे के पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो अकाउंट्स, फाइनेंस या लॉ का, या कमीशन ने कोई और भी हो सकता है फील्ड रखे हो, उस फील्ड में भी 10 साल का हो तो ये मान लिया जाएगा। द पर्सन अपॉइंटेड ऑन द पैनल शैल बी सब्जेक्ट टू सच कोड ऑफ कंडक्ट एंड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम। बस ये तो वैसे ही। Restriction on appointment: a person shall not be appointed as a provisional manager or official liquidator for more than 3 companies at one point of time। एक ही वक्त पे 3 से ज्यादा कंपनीज के आप लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि 3 का प्रोविजनल मैनेजर और 3 का मैं ऑफिशियल लिक्विडेटर हूं, नहीं। वो कह रहा है कि भाई इन टोटलिटी हो सकता है कि 2 के मैनेजर हो आप लगे हुए अभी और 1 का लिक्विडेटर है, सही है। अब आप चौथी ढूंढना चाह रहे हो तो चौथी अलाउड तो है, लेकिन आपको पता है मसाइल होते हैं, तो भाई इसलिए मैक्सिमम 3 कंपनीज का आप हो सकते हैं एट ए टाइम, ठीक है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ प्रोविजनल मैनेजर, वेयर अ प्रोविजनल मैनेजर इज अपॉइंटेड, ऑब्वियसली इस सिलसिले में द कोड में लिमिट एंड रिस्ट्रिक्ट हिज पावर बाय द ऑर्डर अपॉइंटिंग हिम और बाय सब्सिक्वेंट ऑर्डर का मतलब है कि बाद में कोई ऑर्डर करके, but otherwise he shall have the same power as a liquidator। ये बात समझ लें। कहता है कि अदालत चाहे तो इसकी जो अथॉरिटी है उसको कम कर सकती है, या तो उसको अपॉइंट करते हुए ही, और आमतौर पे जाहिर कर दिया जाता है कि भाईजान आपके पास एसेट सेल करने की या इस तरह करने की, लिक्विडेट करने की अथॉरिटी नहीं है, स्पेसिफिकली ऑर्डर में जारी कर दिया जाता है। या वो कहते हैं हो सकता है ऑर्डर के अंदर जारी ना किया गया, बाद में जारी कर दिया, 2 4 5 7 दिन बाद कह दिया होगा भाईजान वो हम कहना भूल गए थे, आपने ये हरकतें नहीं करनी। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर इसकी अथॉरिटी को लिमिट नहीं किया गया, इसकी पावर को लिमिट नहीं किया गया, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, तो इसकी पावर भी वही है जो लिक्विडेटर की होती है, इसकी भी अथॉरिटी वही है जो लिक्विडेटर की होती है। ओके, एग्जांपल देखें, यासिर वाज अपॉइंटेड प्रोविजनल मैनेजर टिल द वाइंडिंग अप ऑर्डर और अदरवाइज ऑफ एक्सवाइज लिमिटेड डिसाइडेड बाय द कोर्ट। अदरवाइज मतलब हो सकता है कि अदालत कहे कि नहीं यार वाइंडिंग अप हमने नहीं करनी, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा जो एप्लीकेशन आएगी उसको वाइंडिंग अप का ऑर्डर ही आएगा, ये भी हो सकता है नहीं आना, तो फिर ये फारिग भी हो जाएगा ना, खत्म मामला। The court did not mention any restriction। कोर्ट ने भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई यासिर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि यासिर के पास पूरी लिक्विडेटर वाली पावर्स हैं, जो आगे हम देख लेंगे। बाकी बात है डेक्लेरेशन टू बी फाइल्ड एंड सिक्योरिटी बाय द लिक्विडेटर और अपॉइंटमेंट एज प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर, इन दोनों में जो भी चीज आप लग रहे हो, एज अ केस में भी सच लिक्विडेटर और प्रोविजनल मैनेजर शैल फाइल अ डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन से मुराद है एक किस्म के हल्फनामा वो उसने देना होता है एक अपनी तरफ से, within 7 days from the date of appointment the specified form disclosing conflict of interest। अगर उसका किसी भी तरह का conflict of interest है, conflict of interest मिसाल तौर पे हो सकता है कि वो खुद क्राइटर ना हो किसी कहीं उस कंपनी का, या खुद मेंबर ही ना हो, ठीक है, या आप कहें कि उसकी कोई और कंपनी है जो उसकी क्राइटर या मेंबर है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरे ख्याल में प्रिंसिपल है ना, आपको उसकी समझ है कि भाई जहां पे उसको लग रहा हो कि यार मैं कहीं अपने, मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, इस कंपनी का, इसके मेंबर्स का इंटरेस्ट कुछ और है, मैं कहीं अपना इंटरेस्ट ना उधर सेफ गार्ड करने बैठ जाऊं, तो इसलिए वो कहते हैं उसने एक डेक्लेरेशन देना कि भाई मेरा कोई ना तो मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर कोई लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ किसी वजह से इस कंपनी से, डायरेक्टर्स दोस्त हैं या मेंबर्स के साथ फैमिली रिलेशन है, या क्राइटर्स जो है मैं उनका भी कुछ कंसल्टेंट हूँ, ठीक है, तो कोई भी रीजन हो सकती है,
in respect of his appointment, if any with the court, and such obligation shall continue throughout the term of his appointment. The court may determine whether any and what security is to be given by any official liquidator on his appointment. Security से मुराद है कि उससे एडवांस में मतलब कोई पैसे ऐसे ले लो ना, आपने करोड़ों रुपए का हो सकता है, अरबों रुपए का भी हो सकता है, आपने लिक्विडेशन करनी है, इतना कुछ करना है, तो भाई खुद भी तो कुछ दे के जाओ ना हमें, पहले हमारे पर रखवा दो कि आप वाकई जब पूरा काम कर लोगे हम आपको पैसे वापस कर देंगे, इसको सिक्योरिटी कह रहे हैं। तो कह रहा है कि एक तो आपने उससे डिक्लेरेशन लेनी है लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर कोई है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो डिक्लेरेशन दे रहे विद इन 7 days ऑफ अपॉइंटमेंट, नहीं है तो सिंपल लिख दे कि भाई जब कोई नहीं है ओके सीने सारा, ये अगर कुछ है तो उसको बता दे अदालत को, ताकि अदालत फिर कंसीडर करे कि आपको इसका लिक्विडेटर बनाना भी है, नहीं सजा नहीं होनी आपको कोई, लेकिन आप क्लियर कर लें। हाँ ये है कि अगर आपने उसको अगर ना बताया हुआ बाद में पता लग गया, फिर आपकी पूछताछ होगी अच्छी बड़ी। प्रोविजनल मैनेजर में बी अपॉइंटेड एज ऑफिशियल लिक्विडेटर। अच्छा ये लाजमी नहीं था कि यही वाला बंदा ही बाद में लिक्विडेटर बनता, लाजमी नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे ही होगा क्योंकि जाहिर है इसको कुछ दिनों में कंपनी के अफेयर्स का पता चल चुका होगा, नया बंदा आएगा दोबारा से सीखेगा सारी चीजें, तो आमतौर पे फिर इसी को एक्सटेंड करवा दिया जाता है। आमतौर पे देखें व्हाइल पासिंग अ बाइंडिंग ऑर्डर द कोर्ट मे अपॉइंट अ प्रोविजनल मैनेजर इफ एनी हैज द ऑफिशियल लिक्विडेटर फॉर द कंडक्ट ऑफ द प्रोविजन। वो कहेगी कि यार जो प्रोविजनल मैनेजर था उसी को ही आगे ले चले, ठीक है, वही लिक्विडेटर है, अदरवाइज कोर्ट चाहे तो दूसरा बंदा भी लगा सकती है। आगे बात आई मोर देन वन लिक्विडेटर्स, if more than one person are appointed to the office of official liquidator, the court shall declare whether any act by the Companies Act required or authorized to be done by the official liquidator is to be done by all or any one or more of these such persons. In case of any dispute or any varying stance amongst the liquidator, the matter shall be referred to the court for an appropriate order in chambers in the presence of the parties concerned. तो भाई कह रहा है कि हो सकता है किसी सिचुएशन में कंपनी बड़ी है या मामला इस तरह के हैं, डिफरेंट टेक्निकलिटीज के मामला है कि कोर्ट कहती है एक नहीं 2 लिक्विडेटर लगा दो, 3 लगा दो, तो लग सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि भाई कौन से मामला किसने देखने हैं, देखा ना कौन सा एक्ट बाय द कंपनीज एक्ट, सही है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली कौन कौन से मामला किसने देखने हैं वो अदालत उसको कर सकती है। और अगर उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाएगा फिर भी वो कोर्ट में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, चैम्बर में जाके, मेरे चैम्बर आपको आइडिया होगा रूम पर्सनल कमरा जो होता है जजेस का, ठीक है, उसको चैम्बर बोला जाता है, वो कहते हैं उधर जाके मामला सुलझा सकते हैं आपस में बात करके, ठीक है। Then the appointment of person not named in the panel, the court may on the application of creditors, creditor भी application दे के कह सकते हैं बंदे का, to whom amount not less than 60% of the issued share capital of the company being wound up are due, after notice to the registrar, appoint a person whose name does not appear on the panel maintained for the purpose to be the official liquidator। देखें अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर हमेशा कमीशन के मेंटेन करदा पैनल में से ही चूज किया जाएगा, अदालत उसी में से चूज करेगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हम आपको एक अदालत को एक समझ अथॉरिटी दे रहे हैं कि अगर क्रेडिटर्स अदालत के पास आगे एप्लीकेशन लेकर और उन क्रेडिटर्स ने कंपनी के इशूड शेयर कैपिटल के 60% से ज्यादा पैसे लेने हैं कंपनी से, मतलब आप समझो बड़े तगड़े कोई क्रेडिटर्स है, उन्होंने आके कह दिया कि भाई हमें नहीं लग रहा कि बंदा कॉम्पिटेंट है इतना जो आपने रखा है, या हमें कोई तहफुजात है, हम कोई और लिक्विडेटर अपॉइंट करना चाहते हैं अपना, अगर आप मुनासिब समझें आप उसको देख लें, तो अदालत भाई रजिस्ट्रार को नोटिस देकर रजिस्ट्रार को बताकर एक ऐसा बंदा भी रख सकती है जो पैनल पर नहीं था। लेकिन कब रख सकती है? जब कुछ क्रेडिटर्स आए, उन्होंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि भाई हमने कंपनी से कंपनी के इशूड शेयर कैपिटल के 60% से ज्यादा पैसे लेने हैं, तो हमारी भाई कोई अहमियत है, हम आम बंदे नहीं है, तो एक बंदा हमारा लेकर चले ताकि मामला हमें ट्रस्ट हो के सही चल रहे हैं, ठीक है, बात आई समझ। एग्जांपल देते हैं, द क्रेडिटर ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड फाइल्ड अ पिटीशन फॉर द वाइंडिंग अप, उन्होंने वाइंडिंग अप की पिटीशन दी, दे रिक्वेस्टेड जमीर टू बी अपॉइंटेड एज ऑफिशियल एक्टिव, उन्होंने कहा कि जमीर साहब को रखें लेकिन उनका नाम पैनल पे नहीं है, ठीक है, तो अदालत में कोर्ट में है, लाजमी नहीं है कि वो करेगी और जाहिर देखेगी चीजें कि क्या मामला था उसके हिसाब से कर लेगी, हमें कितना मिल रहा है इसमें से, ठीक है। क्विट, रिजाइन एंड कैजुअल वैकेंसी,
an official liquidator shall not resign or quit his office before conclusion of the liquidation proceeding except for the reason of personal disability to the satisfaction of the court। हाँ, कहते हैं कि भाईजान आपने अगर एक बार अपॉइंटमेंट ले ली है, आपने एक्सेप्ट कर दी है ये असाइनमेंट कि हमने लिक्विडेशन करवानी है, तो जब तक आप पर्सनल डिसेबिलिटी नहीं आपकी कोई हो जाती, मतलब है कि आप बीमार इतने ज्यादा हो गए नहीं कर पा रहे, या आप कह लें कि मेंटल कैपेसिटी वैसी नहीं रही, डिसेबिलिटीज में से कोई चीज आ गई और कोर्ट सेटिस्फाई है कि हाँ भाई आप नहीं कर सकते, फिर तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज भाई आप जा नहीं सकते। अगर आप छोड़ के जाएंगे तो जो सिक्योरिटी आपने रखी हुई है वो वापस कोई नहीं आनी, वो भी आपकी सिक्योरिटी भी मर जानी है। ठीक है, अब उसने कहा एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑफिशियल लिक्विडेटर अकर ड्यू टू हिज डेथ, रिमूवल और रेजिग्नेशन शैल बी फिल्ड अप बाय द कोर्ट। कोर्ट भाई दोबारा कोई बंदा उठाकर पैनल में से डाल देगी। हाउएवर इन केस ऑफ रेजिग्नेशन the outgoing liquidator shall, unless the court directs otherwise, continue to act until the person appointed in his place takes charge। भाई जब तक अगला बंदा नहीं आया था और आपने रिजाइन कर दिया तो अगले बंदे के आने तक आप अपने मामला देखते रहेंगे। बात आई समझ? पहले तो उसने कहा कि भाई आप जा ही नहीं सकते अनलेस तो पर्सनल डिसेबिलिटी हो और कोर्ट सेटिस्फाई। अब लेट्स से कोई पर्सनल डिसेबिलिटी हुई है, कोर्ट भी सेटिस्फाई होगी और आपको जाने की इजाजत मिल चुकी है, तो भाई जब तक अगला बंदा नहीं आया था तब तक तो आप थोड़ा सा मामला को देखें। अनलेस बिल्कुल ही बेड़ा करके बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाते तो फिर उसने कहा अदालत कह सकती है बस जान छोड़ दे। ठीक है, चलें ये मेरे ख्याल में लिक्विडेटर के हवाले से थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मैं क्विकली जरा रिवाइज करवा देता हूँ, फिर कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। लिक्विडेटर से मुराद वो बंदा है कि जो आपने कंपनी के एसेट्स वगैरह सेल करने के लिए, सारा मैनेज करने के लिए वाइंडिंग अप का प्रोसेस, उसको आपने अपॉइंट करना है। ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप में ऑब्वियसली जो है आपके कंपनी ही करती है अपॉइंट, लेकिन अगर बाय कोर्ट हो तो फिर अदालत करती है। अदालत अगर लिक्विडेटर को अपॉइंट करे तो उसके साथ एक वर्ड लगा दिया था ऑफिशियल लिक्विडेटर का। ठीक है, ऑफिशियल लिक्विडेटर भी होता पर्सन सेम ही है, लेकिन वो अदालत की सुपरविजन में सारा काम करता है, उस वाले से कर रहा होता है। फिर हमने पढ़ा हुआ था प्रोविजनल मैनेजर भी एक होता है और एक लिक्विडेटर होता है। प्रोविजनल मैनेजर से मतलब कौन है? जब किसी बंदे ने अदालत जाके अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देनी है कि सर कंपनी को वाइंड अप किया जाए, उस डेट पे क्योंकि कमिटमेंट ऑफ वाइंडिंग अप हो जाती है स्टार्ट, ऑल्दो अभी ऑर्डर नहीं आया, हो सकता है ऑर्डर बाद में आ रहा है कि नहीं भाई ये एप्लीकेशन ठीक नहीं है, सही है, फारिग कर दे अदालत उस एप्लीकेशन को, ये भी पॉसिबल है। लेकिन टाइम सेव करने के लिए कोर्ट कहती है कि भाई जिस डेट पे एप्लीकेशन आई है मैं उसी डेट से प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट कर देती हूँ। कहाँ से किया जाएगा? कमीशन का जो पैनल है उसमें से प्रोविजनल मैनेजर उठाकर अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, यही वाला प्रोविजनल मैनेजर बाद में लिक्विडेटर बन सकता है जब ऑर्डर आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है अदालत किसी और को लिक्विडेटर अपॉइंट करे, लेकिन वो उठाना उसने पैनल में से ही है बंदा। पैनल में कौन होते हैं? पैनल में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम अकाउंट्स, फाइनेंस या लॉ का, या इसके अलावा किसी भी और फील्ड का जो कमीशन को ने स्पेसिफाई की है उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस हो तो उसमें से वो बंदा उठा लिया जाता है भाई। ठीक है, फिर हमने कहा कि एक टाइम पे 3 से ज्यादा कंपनी के आप प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं हो सकते, और प्रोविजनल मैनेजर की अथॉरिटी पावर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिट लगाई जा सकती है एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट या सब्सिक्वेंट बाद में कोई ऑर्डर करके। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिट नहीं लगाई गई तो इसकी भी पावर, इसकी भी अथॉरिटी वही है जो कि लिक्विडेटर की होती है। अब जिस डेट पे प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट किया जाएगा या लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा, वो भाई बंदे ने उसके 7 दिन के अंदर अंदर अपनी डिक्लेरेशन देनी है कि मेरा कोई इंडिपेंडेंस का मसला नहीं है, मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला नहीं है, और उसने कोई सिक्योरिटी भी जमा करवानी है पैसे के पूरे असाइनमेंट मैं करवाऊंगा, उसके आप ये रख लें। ठीक है, बाद में ऑब्वियसली वापस हो सकते हैं जो भी पैसे कोर्ट को मुनासिब लगते हैं। ओके जी, फिर एक से ज्यादा लिक्विडेटर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं कोर्ट की तरफ से। एक से ज्यादा अगर अपॉइंट होंगे तो कोर्ट खुद बता देगी यार आपने फलाफला चीजें करनी है, आपने फलाफला एक्ट्स करने हैं। ठीक है, अगर उनमें डिस्प्यूट आया था तो कोर्ट की तरफ मामला जाएगा, कोर्ट फैसला करेगी, जजेस के चैम्बर्स में फैसला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब हम कोर्ट वर्ड बोल रहे होते हैं तो आपको मेरे ख्याल में ये बेसिक्स आइडिया तो है ना, कोई ना कोई जज की बात हो रही है, क्योंकि जाहिर है केस पूरा हर ये तो नहीं होगा एक केस जाए 15 के 15 जज ही बैठ जाए केस को सुनने, किसी एक को गया होगा, लेकिन बात यही की जाएगी कि ये लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आएगा, ये सिंध हाई कोर्ट से फैसला आया है। ठीक है, इस तरह करके बात की जाएगी। फैसला अदालत से ही आता है, लेकिन ऑब्वियसली जज के साइन होते हैं ना जो भी केस हो रहा होता है। ठीक है, और एक हमने बात की है कि भाई अगर
क्रेडिटर्स ने एप्लीकेशन दी हुई थी वाइंडिंग अप की, और वो कहते हैं कि हम अपना कोई बंदा ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे कोर्ट की तरफ से लगवाना चाहते हैं, तो भाई देखा जाएगा क्या उन क्रेडिटर्स ने कंपनी से, कंपनी के इशूड शेयर कैपिटल के 60% से ज्यादा पैसे लेने हैं। अगर तो लेने हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब अदालत की मर्जी, अगर अदालत को मुनासिब लगती है उनकी रिक्वेस्ट, तो अदालत रजिस्ट्रार को नोटिस देकर बंदा अपॉइंट कर सकती है पैनल के बाहर से भी, ठीक है। और हमने फिर कहा कि अगर एक बार कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, अब वो छोड़ के नहीं जा सकता भाई, ठीक है, वो रिजाइन नहीं कर सकता अनलेस कोई पर्सनल डिसएबिलिटी हो जाए और कोर्ट भी सेटिस्फाई हो कि हाँ वाकई मसला है इसके साथ, फिर वो जा सकता है। अभी भी जाते जाते अगले बंदे के आने तक उसने काम सारा संभालना है, अनलेस मतलब कर ही ना सकता हो, अदालत ने उसको जाने का कह दिया हो। ओके भाई, और अगर कोई कैरी वैकेंसी हो जाती है, चला जाता है बंदा, तो अब नया बंदा भी कोर्ट उसी पैनल से उठाएगी। ओके सर, मामला चले जी, फिर इंशाल्लाह आगे कल बढ़ते हैं, इसको आगे लेकर चलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।